When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की बुक इकोनॉमिक्स का लेसन मुद्रा। तो आज मैं मुद्रा के बारे में आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुद्रा एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं के लेन देन का कार्य करती है। अर्थशास्त्र के अनुसार इसे विनिमय का माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ विनिमय का माध्यम क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसके बदले में मुद्रा देता है उसे खरीदने के लिए, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम का काम कर रही है, मतलब लेन देन का कार्य करती है। जो भी वस्तु लेन देन का कार्य करती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जब एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे एक गाय के बदले 10 बकरियों का लेन देन करना। सोच के देखो, जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तब वो लेन देन कैसे होता था, विनिमय कैसे होता था। तो उस कंडीशन में विनिमय करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये कि एक वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में दूसरी वस्तु को देना। लेकिन इस प्रणाली में अनेक कठिनाइयां थी। तो अब हम वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां हैं वो हमारे पास 6 प्रकार की है। पहला, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा, मूल्यमान में कठिनाइयां। तीसरा, विभाज्यता की समस्या। चौथा, भावी भुगतान में कठिनाइयाँ। छठा, पांचवा, संचय में कठिनाइयाँ। और छठा, मूल्य हस्तांतरण में कठिनाइयाँ। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। तो दोहरे संयोग के अभाव में हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय तभी संभव होता है जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। ऐसा संयोग हमेशा मिलना संभव नहीं हो पाता था। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं अपनी आवश्यकता से अधिक है और उसे चने की आवश्यकता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास चने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हो तथा उसके बदले में वो गेहूं लेना चाहता हो या लेने के लिए तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन होता था। यदि ऐसा संयोग नहीं मिलता तो वस्तु विनिमय संभव नहीं हो पाता था। तो इसका मतलब है बच्चों, हम दोहरे संयोग के अभाव को एक अच्छी तरह समझते हैं। सपोज दैट कि आप दूध का बिजनेस करते हो, आपके पास बहुत सारी गाय है और आप उसके बदले में कपड़े खरीदना चाहते हो, उसके बदले में कपड़े लेना चाहते हो। मतलब आप उसको अपना दूध देकर उससे कपड़े लेना चाहते हो। आप अपने घर से निकलते हो गांव की तरफ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो कपड़े का बिजनेस करता हो और उसे दूध की ज़रूरत हो। सडनली अचानक आपको एक व्यक्ति मिल जाता है जो कपड़े का बिजनेस करता है, तो उसको आप कहते हो कि मेरे से आप दूध ले लो और मुझे कपड़े दे दो क्योंकि मुझे कपड़े की ज़रूरत है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ लेन देन नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि ये एक संयोग है, उसका संयोग नहीं बन पाया। उस एक संयोग बना, सिर्फ यहाँ पे एक संयोग बनता है कि उसको कपड़े की ज़रूरत थी और सामने वाला कपड़े का बिजनेस भी करता है, कपड़ा भी है उसके पास, लेकिन उसको दूध की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जिसको दूध की ज़रूरत है। अब वो उसको कहता है कि मेरे पास दूध है, आप मेरे से दूध ले लो और मुझे कपड़े दे दो। वो कहता है सॉरी, क्षमा कीजिए, मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता, मैं तो जूते का बिजनेस करता हूँ, आप मेरे से दूध के बदले में जूते ले सकते हो। ये था दूसरा संयोग। पहले संयोग में क्या था कि कपड़े वाला तो मिला लेकिन उसे दूध की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे संयोग में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति तो मिला जिसको दूध की ज़रूरत है लेकिन वो कपड़े का बिजनेस नहीं करता। अब हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो कपड़े का बिजनेस भी करता हो। पहला संयोग पूरा हो जाएगा और उसे दूध की जरूरत भी हो, दूसरा संयोग भी पूरा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं दोहरे संयोग का अभाव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है मूल्य मापन में कठिनाइयां। तो मूल्य मापन की कठिनाइयां में हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापने का कोई सर्वमान्य मूल्य मापक नहीं था, जिसके कारण प्रत्येक सौदे के लिए नए सिरे से मूल्य निर्धारण करना होता था कि कितने गेहूं के बदले कितना दूध लिया जाए या कितने गेहूं के बदले कितना चना लिया जाए। फिर उस मूल्य पर दोनों पक्षों की सहमति होना भी मुश्किल कार्य था। यदि सहमति नहीं बने तो विनिमय संभव नहीं होता था।
इस कठिनाई के कारण वस्तु विनिमय करना अत्यंत ही कठिन कार्य हो जाता था। तो इसको हम थोड़ा एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप दूध का बिजनेस कर रहे हो और उसके बदले में आपको कपड़े की ज़रूरत है, अब हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कपड़े का बिजनेस भी करता है और उसे दूध की ज़रूरत भी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कितने लीटर दूध के बदले में मुझे कितने मीटर कपड़ा लेना चाहिए। मूल्य मापना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता था। या फिर कोई घोड़े का बिजनेस करता है, मतलब कोई घोड़े का व्यापार करता है, उसके बाद बहुत सारे घोड़े हैं और उसको घोड़े के बदले में बकरियां लेनी है, तो वो एक घोड़े के बदले में कितनी बकरियां ले, तो उसका मापन करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसके बाद हम तीसरा बिंदु पढ़ेंगे इसका हम, और तीसरा बिंदु है विभाज्यता की समस्या। वस्तुएं ऐसी होती है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि उनको विभाजित किया जाता है तो उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। ज़्यादा महंगी वस्तु के बदले में सस्ती वस्तु लेते समय भी यह समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति के पास घोड़ा है तथा वह उसके बदले में गेहूं, चावल, कपड़ा लेना चाहता है, ये तीनों वस्तुएं एक व्यक्ति के पास मिलना मुश्किल है। यदि अलग अलग व्यक्तियों से ये वस्तु लेनी हो तो घोड़े को कैसे विभाजित करके दिया जा सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि वह लोग बदले में घोड़ा लेने को तैयार हो। इस समस्या के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाई होती थी। तो इसको हम अपने फिर से एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कि एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा है और वो उसके बदले में गेहूं, चावल, कपड़ा लेना चाहता है। अब वो ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिसको घोड़े की जरूरत हो और वो गेहूं, चावल और कपड़ा उसके पास उसकी आवश्यकता से ज़्यादा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो वस्तु विनिमय प्रणाली संभव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, उसको ऐसे 3 व्यक्ति मिलते हैं जिसके पास गेहूं की मात्रा अधिक है, दूसरे व्यक्ति के पास चावल की मात्रा अधिक है और तीसरे व्यक्ति के पास कपड़े की मात्रा अधिक है, तो वो किस प्रकार से तीनों को अपना एक घोड़ा विभाजित करके देगा। तो इसे कहते हैं विभाज्यता की समस्या। अगला बिंदु है हमारा भावी भुगतान में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेन देन में भी बहुत कठिन होती है, क्योंकि भविष्य के मूल्य को निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। बिना उधार लेन देन के व्यापार का विकास नहीं होता। इससे समाज का आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। अगर हम तो इसको मैं स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ उधार लेनी है, सपोज दैट कि आलू की खेती हो रही है और आलू इस समय ज़मीन से निकाले जा रहे हैं। जो व्यक्ति आलू की खेती करता है और जब उसकी आलू की खेती पूरी हो जाती है तो उसके पास आलू की बहुत अधिक मात्रा में उसके पास आलू होता है। अब उससे एक व्यक्ति आता है उसके पास और कहता है कि मुझे 1 क्विंटल आलू दे दो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। वो उसको 1 क्विंटल आलू दे देता है क्योंकि उसके पास आलू की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर 6 महीने बाद वो अपना आलू उससे मांगने के लिए जाए और मुझे 1 क्विंटल मेरा आलू वापस कर दो, तो वो आलू कहाँ से दे पाएगा, क्योंकि उस समय आलू का सीजन नहीं होता और वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो भविष्य में किए जाने वाले जो भुगतान होते हैं वो करना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां बिंदु, संचय में कठिनाई। व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा करना बहुत मुश्किल एवं जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश वस्तु नाशवान होती हैं और उस वस्तुओं के खराब होने तथा चोरी होने का भय रहता है। इसके साथ ही इन वस्तुओं को संचित करने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं होती थी। तो संचय करना, संचय में कठिनाई। तो संचय का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करके रखना, किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। अगर जब मुद्रा नहीं थी तो जो व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करते थे उस वस्तु को अगर वो बचा कर रखते अपने भविष्य के लिए,
तो वो वस्तु के खराब होने का डर होता था। सपोज दैट कि अगर कोई टमाटर का बिजनेस करता है और टमाटर को वो 6 महीने के लिए अपने पास रखना चाहता है, तो ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि टमाटर एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिनों के अंदर वो खराब होने लग जाते हैं। ऐसे ही बाकी चीजों के ऊपर भी लागू होती थी। वस्तुओं को अपने पास संभाल के नहीं रखा जा सकता था, उसे संचय करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उसे खराब होने का डर बना रहता था। अगला पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्य स्थानांतरण में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि इसमें क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना अत्यंत कठिन होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोटा में अपना मकान बेचकर उसके मूल्य को, जो कि वस्तु के रूप में होगा, अजमेर ले जाना चाहता है, तो उसे ऐसा करने में काफ़ी खर्च करना होगा, तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की उपरोक्त कठिनाइयों के कारण यह व्यवस्था मुद्रा के प्रादुर्भाव के साथ ही धीरे धीरे लगभग विलुप्त हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना किसी वस्तु को बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि उसका आयतन और उसका भार बहुत ज़्यादा होता था, और ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य था जिसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना होता था, खर्च करना होता था, और ये करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, मुद्रा के प्रमुख या प्रधान कार्य। तो मुद्रा के जो कार्य, अभी जो हमने कठिनाइयाँ पढ़ी, उन सभी कठिनाइयों को दूर करना ही मुद्रा का कार्य है। तो इसके बारे में हम अधिक जानकारी अगले पॉइंट्स में, अगले बिंदु में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विनिमय का माध्यम। मुद्रा के आते ही विनिमय का माध्यम बना, और इसने वस्तु विनिमय प्रणाली में चलने वाले दूसरे संयोग के अभाव को खत्म किया। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम में कार्य करती है। आजकल सभी लेन देन मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादकता विक्रेता अपनी वस्तुओं के मूल्य स्वरूप मुद्रा प्राप्त करते हैं, तथा क्रेता मुद्रा के रूप में खरीदी गई वस्तु अथवा सेवा का मूल्य चुकाते हैं। मतलब ये कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए हम उसका मूल्य चुकाते हैं मुद्रा के रूप में, और मुद्रा ने लेन देन का माध्यम का कार्य किया, विनिमय का माध्यम का कार्य किया। दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा का यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के चलन के बाद सभी वस्तुओं एवं सेवाएं का मूल्य मुद्रा में ही निर्धारित होता है। इस कारण वस्तुओं का लेन देन बहुत सरल हो गया। मतलब जब पहले ये समस्या थी कि कितने दूध के बदले में कितने मीटर कपड़ा दिया जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में 1 लीटर की कीमत मुद्रा में तैयार कर दी गई है, 1 मीटर की वैल्यू तैयार कर दी गई है। अगर 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपये है और 1 मीटर कपड़े के मूल्य 10 रुपये है, तो हम उसका माप करके ये बता सकते हैं कि 1 लीटर के बदले में उसे 4 मीटर कपड़ा मिलेगा। तो मूल्य मापक का कार्य भी करती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मूल्य संचय का साधन। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुएं नाशवान होने के कारण मूल्य का संचय संभव नहीं था, इसलिए मुद्रा के चलन ने इस कार्य को सरल बना दिया। मुद्रा में टिकाऊपन होता है, अतः मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये कि पहले के टाइम पर टमाटर प्याज वगैरह को संभाल के नहीं रखा जा सकता था, संचय नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज हम मुद्रा के रूप में मुद्रा को काफ़ी लंबे समय तक उसको अपने पास रख सकते हैं, और ये नाशवान भी नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़राब नहीं होती। अगर आज हम इसको सेव करके रख लेते हैं, तो भविष्य में 6 महीने बाद या 6 साल बाद हम इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उसके भावी भुगतान का आधार, मतलब मुद्रा ने भुगतान भविष्य में करना संभव बना दिया, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। वर्तमान समय में अधिकांश व्यापारिक लेन देन उधार पर आधारित होते हैं। मुद्रा के माध्यम से भविष्य में उधारी की रकम को आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर आज मैं आपसे 1000 रुपये उधार लेता हूँ, तो 6 महीने बाद भी मैं उस 1000 रुपये को आपको देने योग्य रहूँगा, और उस 1000 रुपये की जो वैल्यू होगी, जो उसकी उपयोगिता होगी, वो 1000 रुपये ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और हम भविष्य में मुद्रा के रूप में भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा के 4 प्रकार होते हैं: आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। वैसे तो अर्थशास्त्र में मुद्रा के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन कक्षा 12वीं के अनुसार हमें इन 4 मुद्राओं के बारे में भली भांति जान लेना है, और इनकी परिभाषा क्या है और ये किस प्रकार के मुद्राएं होती हैं, उसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर चलाई जाती है। जैसे
वर्तमान समय में हम जिस मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं वो आदेश मुद्रा है, वो सरकार के आदेश पर चलाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी से कुछ समय पहले 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण किया गया था, जो सरकार के आदेशों पे 500 के और 1000 नोट चलते थे, उस आदेश को सरकार ने हटा दिया और उसे मुद्रा के रूप में उसकी पहचान मुद्रा के रूप से हटा दी गई, तो वो मुद्रा नहीं रही। अब जो सरकार के आदेश पर मुद्रा आई 500 के नोट और 2000 के नोट, वही मुद्राएं सामने चल रही हैं, तो उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं, जो सरकार के आदेश पर चलाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है। तो इसको हम एक छोटी सी तो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता। अदाकर्ता वह व्यक्ति होता है जो मुद्रा को देता है और प्राप्तकर्ता वो होता है जो मुद्रा को लेता है। तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, एक विश्वास होता है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मुद्रा है, उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। वो मुद्रा नहीं होती जो हम वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं, जो हम बैंक से निकालते हैं या एटीएम से निकालते हैं, वो मुद्रा नहीं होती। सपोज दैट कि जब हम कोई किसी वस्तु का लेन देन करते हैं और उसके बदले में हम एक चेक काट के देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये 5 लाख का चेक है, आप इसको कैश करवा लेना। तो मैंने अदा किया 5 लाख का चेक और प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त किया और उसे पता है कि ये मुद्रा नहीं है, लेकिन ये 5 लाख रुपए का चेक है जिसके बदले में मुझे मुद्रा मिल जाएगी, तो उसे हम न्यास मुद्रा कहते हैं। न्यास मुद्रा कोई भी चेक हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, या फिर आपके घर के पेपर। जब आप अपने घर को सेल करते हो, उसके बदले में आप उसको अपने घर के पेपर दे देते हो, तो वो जो घर का पेपर है 50 लाख का या फिर 30 लाख का, 40 लाख का, वो भी एक न्यास मुद्रा का कार्य करती है। उसके बाद हमारा आता है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्राएं होती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य क्या होता है। अगर हमारे पास कोई कॉइन है, कोई सिक्का है और सिक्के के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, तो जो 10 रुपये लिखा हुआ है वो है मौद्रिक मूल्य। लेकिन अगर उस 10 रुपये के सिक्के को लोहे के भाव बेचा जाए तो हमें जो भी मूल्य, जो भी रुपए प्राप्त होंगे उसे कहेंगे वस्तु मूल्य। एक लोहे का सिक्का जिसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, वो 10 रुपये का सिक्का है, मतलब मौद्रिक मूल्य 10 रुपये। लेकिन जब सिक्के को बेचते हैं, एक उसके वेट के अकॉर्डिंग हमें मिलता है कि वो 20 ग्राम का, और 20 ग्राम लोहे की कीमत जो भी मार्केट में होगी 1 रुपये या 50 पैसे, वो उसका वस्तु मूल्य कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है साख मुद्रा। साख मुद्रा वह मुद्राएं होती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे आजकल जो हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं, वो सभी कागज के नोट साख मुद्राएं कहलाती हैं, क्योंकि कागज की कीमत मार्केट में एक ना के बराबर होती है, 5 पैसे का होता है। लेकिन उस कागज के नोट के ऊपर अगर 2000 रुपये लिखा हुआ है तो वो 2000 का नोट कहलाएगा। मतलब एक कागज के नोट का जो मौद्रिक मूल्य है वो 2000 रुपये होगा, और कागज का जो वस्तु मूल्य है वो मात्र 5 पैसा या 10 पैसा के बराबर होगा। तो उसे हम साख मुद्रा कहते हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति के बारे में। तो मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा को बाजार में मापना कि बाजार में कितना मुद्रा है या भारत देश में कितनी मुद्रा चल रही है। जब आरबीआई मापती है तो उसके 4 मापदंड होते हैं। पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा M4। यहाँ पे M1, M2, M3, M4 लिखना भूल गया हूँ, इसलिए आप अपने आप ही लिख ले। M1 मतलब होता है C प्लस OD। तो यहाँ पे C का मतलब होता है जनता के पास करेंसी, जनता के पास जितनी भी करेंसी है। DD मतलब जो बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंकों में जमा राशि होती है, उन सबका जोड़ जब जनता की जमा राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स वह डिपॉजिट होते हैं जो बैंकों को छोड़कर अदर जगह पर पैसा डिपॉजिट किया गया है, उन सभी को जोड़कर हमें मिलता है M1। और M1 के थ्रू में पता चलता है कि बाजार में कितना पैसा है। हमारे 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार सिर्फ M1 ही हमारे कोर्स में है, M2, M3, M3, M4 हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन इवन M2 के अंदर M1 की सारी चीज़ें C प्लस DD प्लस
ओडी के साथ में डाकघर और बचत बैंकों की जो बचत जमाएँ होती है वो भी जोड़ दी जाती है। उसके बाद हमें M3 आता है। M3 के अंदर M1 प्लस में व्यावसायिक बैंकों की निबल स्वादी जमाएँ। निबल स्वादी जमाएँ वह जमाएँ होती है जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंकों में जमा कर देते हैं। जब उसको M1 के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलता है M3। M4 के अंदर होता है M प्लस में डाक घर बचत संस्थाओं में कुल जमाएँ। तो डाकघरों की बचत संस्थाएँ में जितनी भी जमाएँ होती हैं उन सबको अगर M1 में जोड़ दिया जाता है तो M4 प्राप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आगे की सभी वीडियो को अपने पास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।